सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान में फैली लालिमा अब काले धुएं जैसी लगने लगी थी। सुनसान कच्ची सड़क पर आर्यन की बाइक की आवाज दूर तक गूंज रही थी। तभी अचानक उसकी बाइक धीमी हो गई। सामने रास्ते पर एक विशाल पेड़ गिरा हुआ था, जिसने आगे जाने का रास्ता पूरी तरह रोक दिया था। आसपास अजीब सा सन्नाटा पसरा था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, यहाँ तक कि पक्षियों की आवाज भी गायब थी। सड़क किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर झुका बैठा था। उसकी आंखें नीचे थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से नींद न मिली हो। आर्यन बाइक से उतरकर उसके पास गया। अरे चाचा सुनिए, आगे का रास्ता बंद है क्या? मैं शहर से आ रहा हूँ। मैप इसी तरफ का रास्ता दिखा रहा है, पर आगे तो पेडडी गिरा हुआ है। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब डर था। बेटा, ये मैप वैप यहां काम नहीं आते। ये रास्ता कहीं नहीं जाता। अभी 7 बजने में वक्त है। अपनी ये मशीन घुमाओ और जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना। अरे चाचा, आप तो डरा रहे हैं। बस थोड़ा पानी पिला दीजिए और ये बता दीजिए कि रात रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी। हाईवे तक पहुंचते पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी। बूढ़ा तुरंत उठकर उसके बेहद करीब आ गया। उसके कांपते हाथ और डरी हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। 7 बजते ही ये गांव गांव नहीं रहता, जिंदा लाशों का डेरा बन जाता है। यहां पानी नहीं, मौत मिलती है। चले जाओ यहां से, वरना कल सुबह तुम्हारी लाश को भी मुखिया बिना रोए शमशान में गाड़ देगा। आर्यन ने बूढ़े ढाबे वाले की बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझा। उसने बाइक स्टार्ट की और गांव के अंदर बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पूरा माहौल और अजीब होता जा रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टंगे हुए थे और गलियों में ऐसा सन्नाटा था मानो यहाँ सालों से कोई रहता ही न हो। अचानक दूर कहीं किसी औरत के रोने जैसी धीमी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने बाइक रोककर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, एक बूढ़ा मगर ताकतवर आदमी उसे खींचते हुए पास के बड़े मिट्टी के घर के अंदर ले गया। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा घर कांप उठा। फिर तुरंत लकड़ी की मोटी सांकल चढ़ा दी। आर्यन गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। मैं पुलिस को फोन करूंगा। उस आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और चेहरे पर महीनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। यही गांव का मुखिया रामदास था। होठ चुप। अपनी जान प्यारी है तो जुबान बंद रख। बाहर देख, सूरज ढल चुका है। अब यहाँ फोन नहीं, सिर्फ चीखें गूंजती हैं। आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर पूरा गांव घने अंधेरे में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रात अचानक एक साथ पूरे गांव पर टूट पड़ी हो। हवा भी अब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। रामदास ने सामने पड़ी पुरानी खाट की तरफ इशारा किया। बैठ जा उस खाट पर और एक बात गांठ बांध ले। रात को इस दरवाजे पर कोई भी आए, कोई भी आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। चाहे वो तुम्हारी माँ हो या भगवान, दरवाजा मत खोलना। आप लोग पागल हो गए हैं। ये सब अंधविश्वास है। मैं जा रहा हूं यहां से। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रामदास ने उसे जोर से पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन पहली बार डर गया। अंधविश्वास, ये गढ़ का गांव है लड के। यहाँ 500 साल पुरानी एक रूह का कब्जा है। वो तुम्हारे अपनों की आवाज में पुकारेगी, तुम्हें लालच देगी, तुम्हें रुलाएगी। पहले वो दरवाजा खटखटाती है, फिर इंसान का दिमाग जो बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई।
तभी बाहर कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होने लगा। रामदास उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओ क्या तुम अपनी लाश को सुबह श्मशान जाते देखना चाहते हो? रात के ठीक 2 बजे थे। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी, जो मिट्टी की दीवारों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। कमरे के एक कोने में लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी। आर्यन खाट पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। रामदास की बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। दरवाजा मत खोलना, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अचानक दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। आर्यन तुरंत उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रामदास की तरफ देखा। रामदास कमरे के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह होने वाला है। कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर दोबारा दस्तक हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। आर्यन बेटा, दरवाजा खोल। यह आवाज सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें रुक सी गई। मैं तेरी दीदी हूँ। देख, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है। आर्यन, मुझे अंदर ले ले। वो आवाज बिल्कुल उसकी बड़ी बहन जैसी थी। वही अपनापन, वही दर्द, वही बोलने का तरीका। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाहर कोई अजनबी खड़ा है। आर्यन धीरे धीरे खाट से नीचे उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे। दीदी, पर दीदी तो शहर में है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही है। बाहर कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक रोने की आवाज आने लगी। छोटा, तू मुझे बाहर तड़पता छोड़ेगा? बहुत ठंड है यहाँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, जल्दी खोल। अब आवाज में दर्द और बेचैनी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई घायल इंसान दरवाजे के बाहर मदद मांग रहा हो। आर्यन की आंखें भर आई। उसके दिमाग में अपनी बहन का चेहरा घूमने लगा। उसे लगा, अगर सच में उसकी दीदी बाहर हुई और उसने दरवाजा नहीं खोला तो शायद वो मर जाएंगी। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे खोलना होगा, वो मुश्किल में है। जैसे ही उसने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अंधेरे से एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो रामदास था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। नहीं। आर्यन डरकर उसकी तरफ देखने लगा। ये वो चुड़ैल है, वो तेरी दीदी नहीं है। बाहर से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज और भी दयनीय लग रही थी। आर्यन, दरवाजा खोल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन की आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। गौर से सुन, उस आवाज में अपनापन नहीं, एक जाल है। वो इंसान के दिल को कदलाती है, उसकी कमजोरी को ढूंढती है। पहले वो अपने बनकर बुलाती है, फिर इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। दरवाजे के बाहर अब धीरे धीरे नाखून रगड़ने जैसी आवाज आने लगी। खरर खरर। आर्यन का पूरा शरीर कांप उठा। रामदास उसके कान के पास बोला, अगर तूने कुंडी खोली तो तेरा चेहरा भी वैसा ही भयानक हो जाएगा जैसे उस बुढ़िया का है। चुपचाप बैठ जा, वरना पूरा गांव आज तबाह हो जाएगा। बाहर अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा घर फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। लेकिन गांव का माहौल अब भी वैसा ही डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सुबह हुई ही न हो। आर्यन पूरी रात जागता रहा था।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। जैसे ही दरवाजे की सांकल खुली, वो तेजी से बाहर निकला। बाहर की हवा ठंडी और अजीब सी भारी थी। उसने तुरंत अपनी बाइक ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन बाइक वहां नहीं थी। जहां उसने रात में बाइक खड़ी की थी, वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और पुराने पैरों के निशान थे। आर्यन घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि रामदास चुपचाप गांव के बीचों बीच खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। गांव की गलियां अब भी खाली थी। कई घर टूटे हुए लग रहे थे, जैसे बरसों से उनमें कोई रहा ही न हो। आर्यन तेज कदमों से रामदास के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। मुखिया जी, अब तो बता दीजिए, ये सब क्या था? मैं यहां से निकलना चाहता हूं। रामदास कुछ पल तक चुप रहा। उसने पूरे गांव की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। सच्चाई कड़वी है बेटा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। ये जो गांव तू देख रहा है, ये हकीकत में है ही नहीं। यहाँ के बेड, ये घर और यहाँ तक कि मैं भी, सब मर चुके हैं। आर्यन का चेहरा सन्न रह गया। रामदास धीमे कदमों से आगे बढ़ा और सूनी गलियों की तरफ देखने लगा। हम सिर्फ उस चुड़ैल के मायाजाल में फंसी हुई रूहें हैं। 500 साल पहले यहाँ एक सेनापति आया था। उसने एक बेगुनाह लड़की और उसकी मां पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया। पूरे गांव के सामने उन्हें जिंदा जलाया गया। उनकी चीखें कई दिनों तक इस मिट्टी में गूंजती रही। मरते वक्त उस मां ने इस गांव को श्राप दिया था। आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तब से ये गांव इस नरक में फंसा हुआ है। रात होते ही वो चुड़ैल जागती है, लोगों को उनके अपनों की आवाज में बुलाती है, और जो उसके पास जाता है उसकी रूह भी यहीं कैद हो जाती है। आर्यन कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजरें बार बार गांव के टूटे घरों पर जा रही थी। अब उसे हर चीज पहले से अलग दिखाई देने लगी थी। तो आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। रामदास धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और थकान दोनों थी। क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए, और मुक्ति सिर्फ वो दे सकता है जो इस माया जाल के बाहर का हो। उसने आर्यन की जेब की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पास माचिस है? आर्यन ने कांपते हाथों से जेब टटोली और छोटी माचिस की डिब्बी निकालकर दिखाई। रामदास की आंखों में पहली बार हल्की उम्मीद दिखाई दी। तुम्हारी जेब में जो शहर की चीजें हैं, सिर्फ उनमें आग लग सकती है। इस गांव की किसी भी चीज को आग नहीं छूती। यहाँ सब मरा हुआ है, राख से भी बदतर। आर्यन अब पूरी तरह समझ चुका था कि वो किसी सामान्य गांव में नहीं फंसा। मुझे क्या करना? रामदास ने दूर गांव के बाहर दिखाई दे रहे पुराने शमशान की तरफ देखा। वहां घना धुआं और धुंध फैली हुई थी। शमशान चलो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने भारी आवाज में कहा, उस बुढ़िया और उसकी बेटी के कंकाल निकालो, उन्हें जला दो। यही एक रास्ता है इस नरक को खत्म करने का। घने धुएं और ठंडी हवा के बीच आर्यन पुराने शमशान के सामने खड़ा था। जमीन के नीचे से निकाले गए वो 2 कंकाल मिट्टी और राख से ढके हुए थे। आसपास का माहौल इतना डरावना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। दूर खड़े रामदास की आंखों में डर नहीं, बल्कि बरसों बाद उम्मीद दिखाई दे रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी गले का कपड़ा उतारी और उन कंकालों पर डाल दी। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने जेब से अपना लाइटर निकाला। कुछ पल के लिए उसकी उंगलियां रुक गई, जैसे उसे डर हो कि आग लगते ही कुछ भयानक होने वाला है। आखिर उसने लाइटर जलाया और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, पूरा आसमान अचानक काला पड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, शमशान की राख हवा में उड़ने लगी और चारों तरफ
औरतों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव टूट रहा हो। रामदास धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। शुक्रिया बेटा, आजाद करने के लिए